गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप कक्षा 10 भूगोल अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ रहे हैं। आज इस अध्याय का आखिरी भाग आपको बताया जाएगा और आज की टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है ये आपको बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि व्यापार क्या होता है। तो दो राज्यों यानी दो से अधिक राज्यों व देशों, एक देश, दो देश, चार देश या बहुत सारे देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। और बाज़ार एक ऐसी जगह होती है जहां इसका विनिमय होता है। किसका? वस्तुओं का विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यदि व्यापार होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन के किसी भी साधन के द्वारा हो सकता है, या समुद्री परिवहन का साधन हो, हवाई परिवहन का साधन हो, या स्थल मार्ग हो। किसी भी परिवहन के साधन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है या होता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार जो होते हैं वो शहरों, कस्बों व गांवों में होते हैं। जो राज्य स्तरीय व्यापार होता है वो दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी भी देश के आर्थिक वैभव की सूचक मानी जाती है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर, इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। बच्चों, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर या आर्थिक वैभव का सूचक माना जाता है, कहा जाता है। लेकिन इससे पहले प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्या है, क्यों है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के चार कारण हैं। चार कारण कौन से हैं इसको आप समझिए। सबसे पहला कारण है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। तो सभी देश, उनके बीच प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण या उनके उत्पादकता स्तरों में अंतर के कारण समान या सस्ते उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए परिणाम स्वरूप सभी देश अपने अधिशेष उत्पादन को उन वस्तुओं के साथ विनिमय करते हैं जो वे अपने देश में कम आपूर्ति में हैं। यानी जो आपके देश में कम चीज़ें, कम वस्तुएं पैदा होती हैं, उन चीज़ों को वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, और जो अधिक चीज़ें होती हैं तो उसको दूसरे देशों में बेच देते हैं। तो यह क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण से है, और यह समय की ज़रूरत भी है। दूसरा कारण इसका क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ज़रूरत का? उत्पादन के कारकों की उपलब्धता। तो उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे श्रम, पूंजी और कच्चे माल विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक राष्ट्रों के बीच भिन्न होते हैं। यानी सभी देशों में एक समान नहीं होते हैं। तो जहाँ पर उत्पादन के कारक उपलब्ध होंगे वहीं पर चीज़ों का उत्पादन होगा, और हर देश में इसकी उपलब्धता एक समान नहीं है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। तीसरी बात है विशेषज्ञता। कुछ देश वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि उन्नत तकनीकी जानकारी, उच्च श्रम उत्पादकता,
उपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ आदि। तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जूट उत्पादों में माहिर है, यानी उसको उस चीज़ की विशेषज्ञता है। तो स्वाभाविक है कि जो अन्य भारत के हिस्से हैं या विश्व के जो दूसरे देश हैं जिनको जूट के उत्पादन में या जूट से वस्तुएं बनाने में विशेषज्ञता हासिल नहीं है, उनको उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इससे जो है कि व्यापार आवश्यक हो जाता है। और लागत लाभ इसका जो है चौथा कारण है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक या उसकी आवश्यकता का कारण माना जाता है। तो लागत लाभ सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियों में अंतर के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन लागत भिन्न होती है। कुछ देश अन्य देशों की तुलना में आर्थिक रूप से कुछ सामान का उत्पादन करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप अन्य देशों में कम कीमतों पर उपलब्ध वस्तुओं को आयात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न हैं और उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं जिन पर वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्पादन की जो लागत का लाभ है वह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता का एक कारण है। अब इसमें दो टर्म आपको और समझना है कि आयात और निर्यात ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो घटक हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। इसका मतलब अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होगा तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाएगा, लेकिन यदि निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात होगा तो उसको असंतुलित व्यापार कहा जाएगा। यानी किसी भी देश के लिए जो है यदि संतुलित व्यापार की बात की जाए तो निर्यात का मूल्य अधिक होना जरूरी है। और विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं, रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं, ये सब जो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बेचने वाली चीज़ें हैं, यानी एक्सपोर्ट वाली वस्तुएं हैं। और भारत में आयातित वस्तुओं में यानी जिसकी हम लोग खरीद करते हैं, जिसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें कच्चा पेट्रोलियम है तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के दौर में एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। और आप पढ़ चुके हैं कि भारत में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क हैं अब वो स्थापित हो रहे हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित भी कर रहा है। बच्चों, इस अध्याय का अंतिम जो टॉपिक है वह है पर्यटन एक व्यापार के रूप में। तो पर्यटन भी आज के दौर में एक व्यापार के रूप में आपके देश में विकसित हो रहा है और विकसित होने की बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। एक उद्योग के रूप में इसका विकास हो रहा है और आप देखेंगे कि 150 लाख से अधिक व्यक्ति इस उद्योग में यानी पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। यानी बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार भी मिला हुआ है। साथ ही साथ पर्यटन का और भी लाभ है, एक तो रोजगार और दूसरा जो है पर्यटन राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को भी प्रश्रय देता है। और इसके अन्य लाभ भी हैं
ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में भी सहायक होता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, जो इको टूरिज्म है, पारि पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन है, यानी ये जो पर्यटन के विभिन्न उद्देश्य हैं, उसी के आधार पर इसका नामकरण भी किया गया है। उसके लिए आपके देश में आते हैं और देश के विभिन्न भागों में आपके पर्यटन की आज भी अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसको समय के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। हालांकि इस दिशा में आपके देश की गवर्नमेंट बहुत कुछ कर भी रही है। ये भी आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि आपके देश की सरकार पर्यटन को एक उद्योग के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। देश का भी इसके साथ विकास जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय एकता का भी इससे संबंध है। तो बहुत सारे उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति की जा सकती है। बच्चों, अब आपको इस अध्याय का आखिरी जो ये विषय वस्तु है वो है क्रियाकलाप। इसको आपको स्वयं करना है कि भारत के मानचित्र पर अपने राज्य, यानी आप जिस राज्य में रहते हो या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, उसमें स्थित प्रमुख जो स्थल हैं उसको प्रदर्शित करना है और इसका देश के अन्य भागों से रेल, सड़क, वायु मार्ग द्वारा जो संपर्क है वो भी दिखाना है। तो ये जो है कि आपको इसी अध्याय में मानचित्र दिया गया है, जो मुख्य मुख्य स्थल हैं जिनको आप जो है कि जानते हैं। आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में कौन से मुख्य स्थल हैं उनको आपको पहचानना है, मानचित्र में भरना है। या आप केंद्र शासित प्रदेश में हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं उसको जो है पहचानना है और उसको मानचित्र पर दिखाना है। और साथ ही आपको, चूँकि कक्षा में चर्चा करने की यहाँ पर बात की गई है, आप कक्षा में हैं नहीं, आप ऑनलाइन जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए चर्चा तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोचकर स्वयं इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार का पर्यटन विकसित किया जा सकता है और क्यों। ये पहला है प्रश्न। दूसरा है, आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किन क्षेत्रों को पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों। और तीसरे प्रश्न के रूप में दिया गया है, सतत पोषणी विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों, आपका यह अध्याय पूर्ण हो गया और इस अध्याय के जो भी प्रश्न उत्तर हैं ये अभ्यास के, उसको आप जो है कि लिखेंगे और साथ ही साथ जो आपको अन्य होमवर्क के रूप में दिया जाएगा या होम असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा वर्क, वो भी आपको समय से करना है। इसमें देखिए जो है कि कुछ प्रश्न पहेली भी है, इसको आप यदि करेंगे तो बहुत ही आपको रोचक लगेगा और साथ साथ जो है अच्छी जानकारी भी मिलेगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।